नाज़रीन, 24 और 25 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में 10 से ज़्यादा मकामात पर हमले किए। कल्लात, बोलान, मूसा खेल, मस्तंग, कोयटा, गवादर, लसबेला, सिब्बी, तुरबत में मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ हमलों में 40 अफराद जाँ बहक, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। जवाबी कार्रवाइयों में 21 दहशतगर्द मारे गए और उनके दहशतगर्दों के लोग भी काफ़ी ज़ख्मी हुए। नाम नहाद BLA के मजीद ब्रिगेड ने हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास मौजूद हैं अमीर सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान। उनसे हम बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम नवाज़ शरीफ की खामोश पॉलिसी पर भी बात करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे पास मौजूद होंगे। और खुदा करके इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का मौसम आ गया, इसमें हमारे पास PTI और PMLN के नुमाइंदगान मौजूद होंगे। सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तलत भाई। जी, हमने आपके बयानात सुने, आपने इस जंग के बारे में बड़ी तफसील से बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कहाँ पर लगता है कि पाकिस्तानी कौम, जिसके सपूत आज मारे गए, जिसके असासों पर आज हमले हुए, उसकी तरफ से किसी जगह पर आपको सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपने कन्फ्यूजन का जिक्र किया, आपने 2 किस्म के बयानियों का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर आपको लगता है कि सपोर्ट अवेलेबल नहीं है? तलत भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं इस बुज़दिलाना वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, बल्कि ये दहशतगर्दों ने मासूम पाकिस्तानी शहीद किए हैं। क्योंकि दहशतगर्द की ना कोई कौम होती है, ना कोई कबीला होता है, ना कोई मसलक होता है। और जो मासूम लोग शहीद होते हैं उनकी पहचान पाकिस्तानी है, उनकी पहचान ना पंजाबी है, ना बलोच है, ना पश्तून है। जहाँ तक आपने बात की, जी देखिए, इस जंग को समझने के लिए जो पिछले कई अरसे से चल रही है, जो सपोर्ट ना मिलने की बात है, मुझे बसा औकात ऐसा महसूस होता था और हुकूमत में आने के बाद भी ये महसूस होता रहा कि इस जंग को हमने समझा है कि ये सिर्फ फौज की जंग है और दहशतगर्दों की जंग है। किसने समझा? तलत भाई ने, ये किसने समझा? जी तलत, मैं उस पर आ रहा हूँ। जी देखिए, हमारी पार्लियामेंट कंफ्यूज्ड है, हमारा मीडिया जिसने ये इस्तेलाह नाराज बलोच का निकाला है, जबकि बलूचिस्तान असम्बली के जो उस वक्त के स्पीकर थे मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो, वो रूलिंग दे चुके हैं कि ये नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द है। मैं उस वक्त कंफ्यूजन का शिकार होता हूँ कि जब ड्यूल माइंडसेट देखता हूँ अपनी कौम का कि मजहब के नाम पर दहशतगर्दी को तो सब टेररिज्म कहते हैं, जबकि इस नाम पे जो दहशतगर्दी है इसको नाराज बलोच की इस्तेलाह दी जाती है, जो कि मैं समझता हूँ कि ड्यूल माइंडसेट है नेशन का, जो टेररिज्म को मुख्तलिफ तरीकों से देख रहे हैं। उसके बाद जहां तक मुझे महसूस होता है इस कंफ्यूजन का शिकार न सिर्फ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारी मीडिया है, हमारी जुडिशरी, हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारा सारा जो सोसाइटी के जितने पिलर्स हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कंफ्यूजन आज मौजूद है कि क्योंकि बहुत सारी बात हर जगह पर की जाती है कि जी बलूचिस्तान का मसला सियासी है, डायलॉग किया जाए। तलत भाई, डायलॉग तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर डायलॉग से कोई, अगर आपके साथ कोई डायलॉग करने को तैयार हो ना, वो आपके साथ डायलॉग करें थ्रू बैरल ऑफ गन। और हम यहाँ पर एक बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में बैठ के, हमने आपके चैनल्स पे, मतलब मीडिया चैनल्स पे, बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको भी सुनते सुना है कि बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं। ये इस्तेलाह ही गलत है। इस कंफ्यूजन का मैं बार बार जिक्र। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये आपने उसको कन्फ्यूजन का जिक्र किया, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ बास्केट्स में मौजूद हैं। जो बलूचिस्तान की डिप्राइवेशन है, जो वहाँ के लोगों के मसाइल हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लोग एहतजाज करते हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, जो लोगों को मारते हैं, पाकिस्तानियों को शहीद करते हैं, जो फसाद फैलाते हैं, ये तो डिक्लेयर्ड कालादम तंजीमें हैं। मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं सुना कि BLA के बारे में वो कहे कि ये नाराज़ बलोच हैं, इनसे आप बात करें। आप ज़रा स्पेसिफिक तरीके से मैं बताइएगा कि कहाँ पर कालादम तंजीमों को कहा जाता है कि ये नाराज़ बलोच हैं? देखिए, मीडिया चैनल्स पे कहा जाता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा जाता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया में कहा जाता है, पाकिस्तान के अखबारात में कहा जाता है। पाकिस्तान के अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारे ऐसे मीडिया एंकर्स हैं। या देखिए, पहले तो ये समझें
कि 3 प्रॉन्ग से ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, जो खुदा न खास्ता बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। एक सोशल मीडिया के जरिए है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस और सॉलिड एविडेंसेस मौजूद है, इन तीनों बातों को जो मैं आगे करने जा रहा हूँ, लेकिन फोरम ये नहीं है जिस पर हम इसका जिक्र करें। दूसरा जो है वो सोशल मनूवर है कि एक सोशल मनूवर के जरिए प्रोपेगेंडा टूल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलाइन किया जाता है। जो लोग इंसर्जेंसी को समझते हैं, और आपसे बेहतर कौन समझता है कि ये थ्योरेटिकली अभी प्रूव हो गया है कि जो फोर्स उसको काउंटर कर रही है उसको मिलाइन कर दें, उसके अगेंस्ट इतना प्रोपेगेंडा कर दें कि वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। अब टूल्स हमने क्या दिए इस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर को? इंटेलिजेंस को टूल्स क्या दिए हैं हमने? 4G सर्विसेज जो बलूचिस्तान में शुरू किए हुए हैं, क्या हमारे पास टेक्निकल इंटरसेप्ट करने का हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कैपेसिटी है? आंसर इज नो। जहां उसका पॉजिटिव इस्तेमाल है वहां उसका नेगेटिव इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं मिल रही। डेटरेंस और नैरेटिव जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी लड़ाई है, उसको उस कॉम्प्लेक्स अंदाज में देखना पड़ेगा। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये कहता हूं कि मुझे अक्सर ये होता है कि नाम लेना मैं बार बार क्यों मुनासिब नहीं, सारा पाकिस्तान कंफ्यूज है कि उस दहशतगर्दी को तो सारे मिलकर दहशतगर्दी कहते हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि BLA का नाम नहीं लेते, लेकिन ये जो सोशल मनूवर हो रहा है, ये जो एक सिंपथीज पैदा होती है कि रियासत के खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में बहुत बड़ी कोई ज्यादती कर दी है। आप डेप्रीविएशन का जिक्र करें, मैं इसको अनपैरेलल डेवलपमेंट कहता हूं। आज जिस खातून ने खुदकुशी की है, खुदकुश हमला किया है, वो लॉ की ग्रेजुएट है, 7th सेमेस्टर में है, उनके वालिद की सेक्रेटरी है, उनके जो चाचा हैं वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे हैं। तो ये तो डिप्राइव नहीं थी। ये किस बात पे? तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि प्रोपेगेंडा टूल से हमारी नौजवान नस्ल को, ठीक है बैड गवर्नेंस एक रीजन है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कथा कलाम का कहीं ना कहीं आके आपको इन लोगों से, जो लोग गुमराह हैं, इनके जहन आपको तब्दील करने हैं, इनको सबको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। दुनिया में किसी भी जगह पर ये एलिमिनेशन का प्रोसेस जो है वो कामयाब नहीं हुआ। मैं आपसे ज़रा एक स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूँ कि आज मेरा ख्याल था कि हमें ये सवाल भी उठाना चाहिए कि ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है इस तवातर के साथ। इसकी जिम्मेदारी तो ज़ाहिर आप चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो आप पर आती है कि आपको इन जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, या किसी भी सूबे के अंदर किसी भी चीफ मिनिस्टर को, मुल्क में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इन जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था। तो वो आर्गूमेंट मुझे आज सुनाई नहीं दिया, जिम्मेदारी वाला। देखिए, जिम्मेदारी वाला आर्गुमेंट अगर आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी तो उसमें मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये जिम्मेदारी देता है कि मैं उन लोगों की हिफाजत करूं कि जिन्होंने कलम है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, बलूचिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना चाहते हैं। मैं तो उसकी जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेकिन आज जिम्मेदारी नहीं, आज मैंने सुनी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपका आर्गुमेंट जामे है, जो सोशल मैनूवर है, जो प्रोपेगेंडा मैनूवर है, जो टूल्स हैं ऑफ हाइपनिंग दिस नैरेटिव के जी ये हम डिप्राइव्ड हैं लिहाजा हमें गन उठाने की इजाज़त है, ये अपनी जगह पर। लेकिन आज हमें यह भी पूछना चाहिए कि वो जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ ना जी, लोग मारे गए, पुल उड़ाए गए, थानों के ऊपर हमले हुए, तो जिम्मेदारी तो पूरी ना हुई ना जी। देखिए पहले तो ये देखिए, ये जो कंफ्यूजन है कि बंदूक उठाने वाला कहता है कि मैं बलोच नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को केक की तरह तोड़ना चाहता हूँ, काटना चाहता हूँ। हम ये कंफ्यूजन का शिकार है कि वो इसलिए बंदूक उठा रहा है कि उसके पास वो डिप्राइव्ड है। वो ये नहीं कहता जो लड़ने वाला है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और जहां तक ये जिम्मेदारी की बात है, ये बात दुरुस्त है। गोलकीपर 9 गोल रोकता है, वो किसी को नजर नहीं आते। जो 1 गोल हो जाता है वो सबको नजर आता है। तलत भाई 2000-4000 किलोमीटर की एक हाईवे है, उस हाईवे के एक इंच को प्रोटेक्ट करना ह्यूमनली किस तरह पॉसिबल है? उसका यही है कि आप सोसाइटी को एंगेज करते हैं, सोसाइटी को अपने साथ मिलाते हैं। लेट मी एडमिट दिस कि सोसाइटी का गवर्नेंस की वजह से सिंपैथीज जो है वो उस तरफ ज्यादा हो गई है, तो उसको हम वापस लेकर आ रहे हैं। हम सोसाइटी में एंगेज कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, और बार बार इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं कि वो लोग जो सोशल मनूवर के जरिए BLA की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए। बैड गवर्नेंस की वजह से अगर कोई नौजवान हमसे स्टूडेंट रहते हुए नाराज है, उसकी नौकरी बिक रही है, अभी नौकरी बिकने से मैंने रोक ली है ना,
मैंने स्टैंड ले लिया ना, तो मैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं जो बलूचिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुए। उनका रिजल्ट आएगा, ये आएगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज अगर रोक लें कि चेक पोस्ट लगाएं, यही पॉलिटिकल पार्टीज, यही सोशल मनूवर वाले लोग आके इल्जाम लगाते हैं कि जी ये चेक पोस्टें खत्म होनी चाहिए। क्या हमारे टीवी चैनल्स पे ये बहस नहीं होती थी? लेकिन क्या उसकी वजह से चेक पोस्टें खत्म हो जाती हैं? नहीं, बट क्या उसकी वजह से चेक पोस्ट लगाऊं? नहीं, क्या उसकी चेक पोस्ट लगाऊं तो एतराज खत्म कर दूं तो लेकिन क्या आपके हाथ रुक जाते हैं एतराज की वजह से? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप वो काम नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि कोई किसी भी वजह से इस मामले को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा? डज इट इंटरफेयर विद योर पॉलिसी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इश्यू इज कि आपने आप जब ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं, दुश्मन और दोस्त का पता नहीं है, जब सोसाइटी में सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल मेजर्स चाहिए होते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल। अब फॉर एग्जांपल मैं तुर्बत की आपको मिसाल देता हूं। आबादी के अंदर से मेरे पास वीडियो है, काश में वो आपको भेज सकता, आज आप शेयर कर सकते हैं अपने चैनल पे, कि एक बंदा आता है, वो रॉकेट लॉन्चर आबादी के अंदर से मारता है। अब वो एफसी को आके लगता है, एफसी क्या करे जवाब में? अगर फायरिंग करे तो कोलैटरल डैमेज होता है। तो सोसाइटी को हमें ये बावर कराना है। बार बार जो मैं केसी कर रहा हूं, वो मुझे ऑपरेशनल उससे कोई नहीं रोक सकता है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर रहा हूं। अभी हमारे डीसी साहब को मारा तो हमने हफ्ते के अंदर अंदर उन लोगों को एलिमिनेट किया, उनमें से 3 मारे, 3 गिरफ्तार किए। तो हमारे पास वो आज भी मौजूद है। सो हम अपना काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही है। के अंदर है प्रॉब्लम, मीडिया के अंदर है प्रॉब्लम, जो है वो इंटेलिजेंसिया के अंदर है प्रॉब्लम, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर है कि इस लड़ाई को अंडरस्टैंड उस तरह नहीं किया जा रहा जो प्रोपेगेंडा रियासत के अगेंस्ट होता है। वो लेजिटिमेट वॉइसेस जो बशीर ज़ेब, जो मजीद ब्रिगेड का हेड है, वो खुद नहीं बात कर सकता। उसके लिए उसको लेजिटिमेट वॉइस चाहिए जो बलूचिस्तान की सड़कों पे बात कर सके, इस्लामाबाद की प्रेस क्लब में बात कर सके। उसकी सबको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। ये मेरा एक कंसर्न है। उस कंसर्न के लिए मैं एक एडवोकेसी कर रहा हूं कि इस वायलेंस को भी उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह बाकी वायलेंसेस को कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मीर सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, आइए नाज़रीन, अब हम सियासत की बात करते हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पुरस्रार किस्म की सियासत क्यों करते हुए नज़र आ रहे हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे पास मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर। बहुत शुक्रिया जी। ये मियां साहब को मरी से इतनी मोहब्बत क्यों है? व्हाट इज गो टू मरी ऑल द टाइम? मियां साहब, मेरा ख्याल है कि अपने अहद जवानी से ही नेचर के बड़ा करीब रहने का उनका एक ज़ौक़ है, शौक़ है। और मरी में जाहिर है कि छंगा मांगा में भी तो जंगल है, वो तो क्यों नहीं चले जाते? नहीं, वो ऐसा जंगल नहीं है, वहाँ तो धूप चमकती है पूरी कुव्वत के साथ, और मेरा ख्याल है कि मौसम की कैफियत भी होती है। बाकी ये है कि इतनी ठंड तो गुजार क्या है कता कलामी, वो लंदन के अंदर, उनको तो गर्मी से मोहब्बत होनी चाहिए। देखिए तलत, ऐसा 91% ह्यूमिडिटी लाहौर के अंदर, वहाँ पे बैठ के कोई अगर बड़ा लीडर हो जाए तो उसकी ज़ात, उसकी पसंद, उसका ज़ौक़, उसकी दिलचस्पियाँ अगर वो एक दायरे के अंदर हैं, मायूब नहीं हैं, तो उन्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। नहीं, बर्दाश्त हम करते हैं, हम तो चाहते हैं कि उसको फ़रोग़ भी दें, लेकिन जब वो उनकी सियासत पर हावी होती हुई नज़र आती हैं, नहीं सियासत इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते जितने में मरी जाते हैं। देखिए, कोई ऐसी सियासत नहीं है जो रायविंड में हो सकती है और मरी नहीं हो सकती, ठीक है जी, या मरी हो सकती है और रायविंड नहीं हो सकती। लेकिन सिंबलिज्म भी तो होता है। मकाम तो आपके इस छोटा सा ये जो गैजेट है ना, इसने मकाम जो है वो इर्रेलेवेंट कर दिए। ज़मानो मकान से हम लोग निकल चुके हैं। लेकिन वो तफरी करते हुए नजर आते हैं, एट अ टाइम व्हेन द कंट्री इज पासिंग थ्रू क्रिटिकल। तफरीहाती मूड में तो आपको अगर नज़र आए हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि बहुत कसरत से नज़र आए हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तफरी करना भी हक है, किसी से ये हक सलब नहीं कर सकते। इसलिए कोई बड़ा लीडर हो गया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मसलन सेनेट के जो हमारी मीटिंग हुई है, कम से कम सारे सेनेटर, 19 सेनेटर्स उन्होंने बुलाए थे और उनसे बड़ी खुल के 2-3 घंटे बात हुई। वो मरी में हुई, ठीक, वो मरी में भी हो सकती है, वो रायविंड में आए रोज़ किसी न किसी मीटिंग में वो होते हैं, हम लोग भी जाते रहते हैं। तो मेरा ख्याल नहीं है कि किसी की तफरी पे या किसी के ज़ौक़ नज़र पे कोई कदगर हमें लगानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चूँकि ख़ुद इस ज़ौक़ नज़र से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते, लिहाजा हम समझते हैं कि मियाँ साहब को भी नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी अब मुतमईन है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो रहा है? यू थिंक?
देखें, जहाँ तक तलत साहब पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी की जो कंसर्न्स रहे हैं या पार्टी का जो एक बयानिया रहा है, और जैसे मियाँ साहब खुद भी कहते रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, उनको निकालने के हवाले से, PMLN को डिसलाज करने के हवाले से, खान साहब को लाके बिठाने के हवाले से, जजों को मैनेज करने के हवाले से, ये चैप्टर तो क्लोज्ड है। इस संदूक पे अभी तक ताला लगा हुआ है, इसको किसी ने नहीं खोला। जो चार्जशीट सामने आई है एक बयानी, एक प्रेस रिलीज़ के अंदर, उसमें एक प्रॉपर्टी का जिक्र है, एक टॉप सिटी का, और कुछ उनके रिटायरमेंट के बाद कारनामों का जिक्र है जो पोस्ट यूनिफॉर्म उनके कारनामे हैं। तो वो पहलू जो है वो तो अगर आप मुस्लिम लीग नून के इत्मीनान की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इत्मीनान तो जब ही होता कि वो तमाम पहलू इहाता किया जाता, वो भी सामने आते, लेकिन वो चैप्टर अभी क्लोज है, शायद कभी खुल जाए। वो संदूकचा या संदूकची उस पे ताला लगा, उस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या है? मेरा ख्याल है बच्चे को पता है, बच्चे को पाकिस्तान के हर शहरी को पता है कि क्या वर्स्ट केप्ट सीक्रेट इन पाकिस्तान इज दैट बुकचा। तो उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो है जनरल बाजवा का। जनरल बाजवा ने निकाला ना। मैं तलत साहब ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा वो आखिरी किरदार ज़रूर हैं जिन्होंने उस दरख्त पे आखिरी ज़रब लगाई है, लेकिन कट लगाने वाले जो थे वो इससे पहले भी बहुत से थे जो उस पर कुलाड़े चलाते रहे और दरख्त खड़ा रहा। आखिरी कुलाड़ा बाजवा साहब ने चला दिया, वरना तो ये कहानी आपको पता है ना, लंदन से चलती है, तारुल कादरी आते हैं, पाशा साहब क्या करते हैं, ज़हीरुल इस्लाम क्या करते हैं, आसिम बाजवा क्या करते हैं, आसिफ गफूर क्या करते हैं, ये एक लंबी दास्तान है ना। बाजवा साहब तो एक आखिरी किरदार हैं जिन माथे पे ये एजाज़ लिखा गया कि उन्होंने डिसलाज किया मियाँ साहब को और ला के बिठाया उसको। उन्होंने एक रोल प्ले किया जो उनका इदारा पहले से बना के उनके स्पुर्द कर चुका था, उनकी आगोश में दे चुका था। तो जो करीब है वो ज़्यादा अजीज़ है, अजीज़ मोहब्बत के हवाले से नहीं लेकिन अहमियत के हवाले से। तो जनरल बाजवा और उनके साथ तमाम लोग जिन्होंने निज़ाम को डिसरप्ट किया नून लीग की पॉलिसी के मुताबिक या उनकी तमानियत के हवाले से, और मियाँ साहब बिलखुसूस इस पर बात करते रहते हैं, इनका एहतसाब भी ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल, मैंने तो शुरू में कह दिया कि ज़रूरी है, और वो संदूक जिस पे अभी हमने ताला लगाया हुआ है, ये संदूक की भी हमने नहीं खोली, टॉप सिटी की भी हमने नहीं खोली, और उनके पोस्ट यूनिफॉर्म जो एक्टिविटीज़ है वो भी हमने नहीं खोली। वो भी हम नहीं अगर खोल सकते तो कोई ना कोई खोलेगा और कभी ना कभी खोलेगी। लेकिन इस वक्त अगर आप पूछते हैं तो मेरी ज़ाती राय ये है, और पार्टी की भी बड़ी हद तक यही राय है, कि हम इस मामले का फैलाव इतना ज़्यादा ना कर दें कि जो शख्स अभी कटहरे में खड़ा है, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, आप भी देहात के कल्चर को किसी न किसी हद तक जानते हैं, वहाँ कोई मर्डर हो जाता था ना खुदा न खास्ता, तो वो पूरे कुनबे के नाम लिखवा देते थे कि जी माँ भी थी जी खड़ी गालियाँ दे रही थी, बाप भी कर रहा था, बेटा भी था, भाई मॉब के ऊपर माप तो हम माप नहीं बनाना चाहते इसको। यहाँ से बहुत सी चीज़ें खुलेंगी, हो सकता है कि कोई ना कोई लीड जो है वो उस संदूकची की तरफ भी चली जाए जो हम चाहते हैं कि कभी ना कभी खुलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम इस पे फोकस रहना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक ख्याल ये है कि आप इस वजह से फोकस रहना चाहते हैं सिर्फ एक मामले पर, क्योंकि आजकल आपकी और इस्टेब्लिशमेंट की बहुत गहरी दोस्ती है, यकजान दो कालब हैं, तो अब आप उस दोस्ती को डिसरप्ट नहीं करना चाहते, तो इस वजह से नज़रिया अशद ज़रूरत के तहत आपने ये खामोशी इख्तियार की। ऐसा है भी जो आपने अपने तज़िये में बयान कर दिया है, तो मैं उसमें कोई कबात नहीं समझता। अगर मामला ठीक चल रहे हैं, मईशत के हवाले से, मुल्की नज़्म व नसक के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, सरमाकारी के हवाले से, हम जो यकजान दो कालिब का लफ्ज़ आपने भी इस्तेमाल किया, हमारे वज़ीर आज़म ने भी ये इस्तेमाल इस्तेमाल की है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज है। और अगर ऐसा है कि हम एक गैर ज़रूरी मुश्किल और उलझन में नहीं डालना चाहते इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से, तो वो भी ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है या पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है इस वक्त आपके लिए? देखिए जी, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम तो थी, ये जो प्रॉब्लम्स आज जो फसल आप काट रहे हैं और हम काट रहे हैं और पूरा मुल्क काट रहा है ना, ये फसल जो है वो एक फ़र्द ने काश्त नहीं की थी, एक जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से पानी लगाया, खाद डाली, निगहदाश्त की, उसकी परवान चढ़ाया और यहाँ तक हमें लेके आए। अब अगर उस फसल को काटने के लिए, तलफ़ करने के लिए और हालात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट कुछ किरदार अदा कर रही है, तो वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ही है। आज तो बोया वो खुद ही उसको काटेंगे, वो बोने वाले तो चले गए ना,
अब काटने वाले आ गए हैं, लेकिन वो भी इस्टेब्लिशमेंट थी, ये भी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जिस पार्टी का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका मानना ये है कि उनकी जगह अब आपने ले ली है। नहीं देखिए, हमने कोई, देखिए हम अगर तलत साहब देखें, हम पे कितने ही आप इल्ज़ाम लगा लें, नवाज शरीफ पे कितने ही मुकदमे आपने बनाए, एक केस बराए नाम भी करप्शन का नहीं बनाया आपने, नो केस ऑफ करप्शन व्हाट्सोएवर। सज़ा भी अगर हुई है तो ये जी एसिड मीन्स ये वो इस तरह कर गए आपने। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ऊपर बड़ी उफ्ताद आई, यहाँ से कितने लाख का जुलूस लेके मियाँ साहब निकले GHQ के सामने से 27 जुलाई को, 28 जुलाई को, कोई क़यामत नहीं है, GHQ की तरफ कोई कंकरी भी नहीं फेंकी, हम वो नहीं हैं। आप जब ये कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर, नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी वो इस तरह का किरदार अदा कर सकती है, और करने के बावजूद वो पॉलिटिकल पार्टी रहती है। तो आप PTI को पॉलिटिकल पार्टी 9 मई के वाक़यात के बाद मानने को तैयार नहीं? मैं नहीं तैयार। कम अज़ कम वो लोग जो 9 मई कर सकते हैं, 200 से ज़्यादा मकामात पे हमले कर सकते हैं, वो कुछ भी PTI भी हो सकते हैं, बट नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं करती। मर्डर हो, कत्ल कर दिए गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी ने ये काम नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो गई, उन्होंने ये काम नहीं किया। हमारे लीडर को आपने जला वतन किया, अगवा के तैयारा अगवा, ये वो, कभी किसी ने नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया, सोचा भी नहीं है कि हम ये ऐसा हो सकता है। तो ऐसा करने के बावजूद भी अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो जो ऐसा किसी और नाम से कर रहे हैं, पगड़ी बांध के कर रहे हैं या चोगा पहन के कर रहे हैं, वो फिर इस सफ़ में क्यों नहीं है? तो इमरान खान के साथ अब जो होगा वो बतौर सियासी लीडर नहीं होगा, वो बतौर ऐसे शख्स के होगा जिसने एक ऐसे ग्रोह को लीड किया है जिसको आप पार्टी मानने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि दे हैव मोर वोट्स देन योर पार्टी है। वोट्स का इशू ही नहीं है ना। वोट ये है कि मेरे देखिए तलत भाई, आपका मेरा मुकाबला है, हम दोनों वोट लेने के लिए खड़े हैं बाज़ार के अंदर। आप 1000 वोट ले लेते हैं, मैं 10,000 वोट ले लेता हूँ, ठीक है। 10,000 वोट का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी क्राइम करूँ तो उससे मुबर्रा हो जाऊँगा। आइन के अंदर, कानून के अंदर वोट जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते कि आप बार किसी को कत्ल कर दें, किसी का घर जला दें, किसी का घर लूट लें, कोई कोर कमांडर। ये वोट उनको जुर्म करने के बाद पड़े हैं? नहीं, बाद पड़े या पहले पड़े, जुर्म इस जुर्म। जुर्म को आपने आज तक कभी वोटों के हवाले से देखा है? जुर्म और वोट का क्या ताल्लुक है? मेरा कहना ये कि उनका मानना ये है कि इससे साबित होता है कि जो आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो दुरुस्त नहीं है। That's where it comes in। इल्ज़ाम नहीं है ना। इल्ज़ाम तो वो होता है कि एक डके छुपे कोई चीज़ हो गई जो आप लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा, बच्चे ने देखा कि 9 मई को क्या हो रहा है। कोई ढकी छुपी चीज़ तो नहीं थी ना। एक लीडर गिरफ्तार होता है, उस लीडर के हामी निकलते हैं और 200 मकामात जला देते हैं। अब उनको अलहाम हुआ था कि हमने अगर कोयटा में निकलना है तो न किसी बाज़ार में, ना यादगार चौक पे, ना किसी जाना है, हमने सीधा जाना है कोयटा छावनी। और दूर, सैकड़ों मील दूर, या हज़ारों मील दूर कह लें या सैकड़ों कह लें, जाके चकदरा वालों को भी पता होता है जी कि हमने निकलना है, तो हमने भी छावनी पे जाके हमला। मर्दान वालों को भी पता है, पेशावर वालों को भी पता है जी कि हमने कलाबाला असार पे जाना है, फैसलाबाद वालों को पता है जी कि हमने ISI के हेडक्वार्टर जाना है, और मियाँ वाली वालों को पता है जी कि हमने तैयारे जला। व्हाट इज दिस? तो आपके ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा भयानक जुर्म है, लिहाजा इमरान खान की सज़ा क्या होनी चाहिए? मैंने जो शवाहिद गिनवाए हैं ना, ये तो शवाहिद सारी दुनिया ने देखे हैं ना, है ना, और कोई है ना इसके पीछे। अभी फैज़ साहब भी कुछ बताएंगे अगर वो पसंद फरमाएंगे, और वो भी कोई ना कोई इशारा करेंगे कि उनकी पुश्त पे कौन था, वो आगे किसके लिए कर रहे थे, भागे किसके हाथ में थी, और वो किसके लिए कार फरमा थे। ये आपके ख्याल में पूरा नेटवर्क खुलना चाहिए, और है ये ऐसे नहीं हो सकता। देखें ना, ये मैंने, आप पॉलिटिकल पार्टी की बात गलत कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी के जहन में, पॉलिटिकल लीडर के जहन में ये बात आ ही नहीं सकती। ये एक पॉलिटिकल बल्कि अस्करी मुहिम जू की सोच है जो आपको 200 मकामात पे हमले करवाती है, ताकि फ़ौज के अंदर इर्तियाश फैले, ताकि वो इर्तियाश एक ख़ास जगह का रुख करे, और वो रुख जो है एक ख़ास फ़र्द के ऊपर जाके ठहरे, और उसको, ये आपकी अकबर हुसैन की, जनरल अकबर की साजिशों से लेके आज तक कोई साजिश कार फरमा नहीं हुई, रूब अमल नहीं आई, सब की सब पकड़ी गई अपने डरबे के अंदर। अभी वो अंडे बच्चे दे रही थी कि उन मुर्गियों को पकड़ लिया गया और अंडे भी उठा लिए गए, कोई बाहर भी नहीं निकला। दिस इज़ द फर्स्ट कंस्पायरेसी जो रूब अमल आई है।
जो बाहर निकली है। बिल्कुल आखिर में, सो इस पस मंज़र के पेश नज़र जो आपने अभी बयान किया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? मुस्तकबिल तो अल्लाह ताला जानता है कि क्या होना चाहिए, कानून और आइन लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब का पास तो है, मुझे कोई मुस्तकबिल उनका सियासी हवाले से तो नज़र नहीं आता। कानूनी और आइनी मुश्किलात उनके लिए क्या पेश आ सकती हैं, इट कैन बी एनीबडीज गेस। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, खुदा खुदा करके इस शहर परेशान जिसका नाम इस्लामाबाद है, उसके अंदर अब बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिल बाकायदा पास हो गया। इस बिल के बाद इस शहर में जहाँ से तमाम मुल्क को गवर्न किया जाता है, पहली मर्तबा लोगों को अपने नुमाइंदे, एक तफसील बड़ी है इसके पीछे कि कब से हमने नुमाइंदे चुनने शुरू किए, लेकिन एक तवील अरसे के बाद हमें नुमाइंदे चुनने का मौका मिलेगा। ये इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, पीटीआई का ख्याल है कि उनकी उठान बड़ी है और वो ये इलेक्शन का मैदान मार लेंगे। उनका ख्याल है कि नून लीग ये इलेक्शन डिले करवाएगी। हमारे पास बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, हुकूमती तर्जुमान हैं बराए कानूनी अमूर। आपका शुक्रिया। रन आतिफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। रन साहब, आपने आज बिल जब मंजूर हुआ तो आपने शकूक का इजहार किया कि जी ये कहीं भाग ना जाएं, वो तो बिल मंजूर करा रहे हैं, वो क्यों भागेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब देखें, हमारा ये ख्याल है कि जो इलेक्शन है वो नून लीग की छेड़ है, क्योंकि उनको पता है कि जो अवाम है वो इनके साथ नहीं है। जो आपने देखा है, अब तो हम बार बार इनको हम बताते रहते हैं ताकि इनको याद। छेड़ आपने बनाई है, वैसे वो तो छिड़ते नहीं है, वो नहीं, वो छिड़े हुए हैं। अब देख लेंगे, आप देख लेंगे 8 फरवरी को जो हुआ है, उसके बाद इनका अवाम पे इनका जो एतमाद था वो पहले भी कम ही था। ज़रा कोई ज़्यादा इनको कोई सियाने बंदे हैं, कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं अवाम पे नहीं करते थे, गल पे ये ज़्यादा रिलाय कर रहे थे कि साड़ी गल हुई है। तो उसके बाद अब ये जो है इलेक्शन है, ये देखें ये तो बिल है। हमने तो इनको आज बड़ी सादा सी और बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। हमने कहा अगर आपने इलेक्शन भी नहीं करवाने ना, तो फॉर्म 45 के मुताबिक इस्लामाबाद की या फिक्र छोड़ दें, इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं ना, वो फॉर्म 45 के मुताबिक आप उसका नतीजा दे दें तो लोगों को पता लग जाएगा इस्लामाबाद का मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप ये वैसे लिख के देने की जरूरत कोई नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इसलिए लिख के देने की जरूरत कोई नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये इससे ये भाग जाएंगे, इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे। इलेक्शन इनकी छेड़ है। छेड़ है आपकी इलेक्शन? आप छिड़ते हैं इलेक्शन के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं छिड़ते सर। देखें, कानून में अगर कोई बेहतरी लाई जाए, उसमें मेरे ख्याल से कोई एक ऐसी बात नहीं है, कोई अभाम नहीं है। बिल्कुल एक इस्लामाबाद के हलकों में जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इलेक्शन होना था, उसका शेड्यूल बिल्कुल आया, लेकिन बात यह है कि प्रॉपर और बाकायदगी से जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो होनी चाहिए। अब देखें, बड़ी डिस्पैरिटी है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे आप देखते हैं कि तरनौल में जो हालात हैं या बाराकाऊ के जो हालात हैं वो F6 F7 के या F10 के नहीं हैं। तो इसमें एक तो बेहतरी लाना, इस्लामाबाद विद तरनौल ये देख लें, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। वैसे तरनौल में कंटेनर नहीं है, F7 में इतने कंटेनर हैं। तो आप सही कह रहे हैं। वैसे तरनौल में आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा आज़ाद है। मैं तो आप वहाँ से F7 F6 से निकल के आया, मैं निकल ही नहीं सकता, फंस गया। इनकी ये शायद मेरे ख्याल से आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इनकी खाम ख्याली है कि इनके लिए कंटेनर लाए गए थे। इनकी जो तादाद थी वो पूरे सब लोगों ने भी देखी, तमाम तर हमने भी देखी, जितनी कोई तादाद आई थी या जितने कोई जमे गफीर आया हुआ था वो सबने देखा। तो आपने लगवाया बंद नहीं किया इनकी? नहीं, वो मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ ना उसकी। इस्लामाबाद बंद हुआ था मजहबी जमातों का भी एक धरना था, एक बड़ी सेंसिटिव नेचर का केस लगा हुआ था, मुबारक सानी केस, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली वो एक हद तक आगे भी पहुंचे। हमने उस टाइम, चले उसमें तो मैं बाद में आता हूं कि क्या उसके मुहरकात थे, क्यों इनकी वजह से नहीं बंद किया। इनकी वजह से अगर बंद किया होता तो ये तो रात को 3 बजे तक कहे थे जलसा होगा, हर सूरत होगा, हर कीमत पे होगा, किसी का बाप भी रोकना चाहे तो फिर भी जलसा होगा। लेकिन सुबह उठ के देखा तो मेरे ख्याल से इन लोगों की भी नींदें और हवाएं उड़ी हुई थी कि जलसा कैसे मनसूख हो गया और क्यों। तो आपको इनसे कोई खतरा नहीं? कतन कोई खतरा नहीं। इलेक्शन से भागे इस्लामाबाद जरूर रिकॉर्ड हूँ 2-3 हफ्ते अगर आगे पीछे हो जाए या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हो, लेकिन आपने पहले नहीं कराने, मतलब आगे हो जाए। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ।
इस्लामाबाद के पहले इलेक्शंस कब हुए, आप भी इस शहर इक़्तिदार में कब से हैं, कि 2015 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तब 1990 के बाद पहली दफा जाके किसी ने अगर बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के कराए, वो हमने कराए। अगर उसमें कानून में बेहतरी आ रही है, रिप्रेजेंटेशन में बेहतरी आ रही है, लीगल फ्रेमवर्क बना दिया है उन्होंने 2015 हम कम से कम बुजदार की तरह नहीं है कि जिसने पूरे लोकल गवर्नमेंट के सेटअप को पंजाब में सस्पेंड भी किया और 10 महीने उसने पूरा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी उसको भी फेस किया। हमारे ऊपर ये आपने तो अपने मेयर शेयर लगाए हैं, फिर तो आप कहेंगे जी हमारा रिकॉर्ड देखें, इनका रिकॉर्ड देखें। वो 2015 की बात कर रहे हैं तो मेयर उस वक्त उन्होंने बनवाया, फिर इलेक्शन करवाया। देखिए मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहले तो इन्होंने बात की कि जो है हमारे जलसे की 22 अगस्त वाले की, और मेरा ख्याल है इनके मतअद्दिद लोग ऑन रिकॉर्ड हैं, मैं उसको अब उसमें डिटेल में नहीं जाता। जहाँ तक इन्होंने बात की ना कि लोगों की तादाद है, मैं आज इनको कहता हूँ लोग नहीं है ना, तो कोई परेशानी क्या है? आप इस्लामाबाद के लोगों को भी परेशान करते हैं, पूरे पंजाब के लोगों को भी परेशान करते हैं, छापे मारते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। आप एक काम करें, लोग हैं ही नहीं है ना हमारे साथ, तो आप जलसा होने दें। लेकिन मेरे भाई को पता है कि सूरत हाल है क्या। सिर्फ एक जमात है जिसको जलसा करने की इजाज़त नहीं है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि इनको पता है कि जो अवाम है, स्वाबी में हमने जो जलसा किया 5 अगस्त को, जो 13 और 14 अगस्त की रात को अवाम जो निकली है, तो जलसे की इजाजत तो है ना आपको? ऐसे अगर ये इजाजत है तो ये नहीं, केपी में इजाजत 27 अगस्त को भी है, वो कब मंसूख किया इन्होंने? लाहौर में क्यों मंसूख किया? अवाम अगर नहीं है तो भैया अच्छा, ये वैसे जरा लोगों को बता दें, बड़ी कंफ्यूजन है कि आपने क्यों जलसे तारीख अनाउंस करके क्यों मंसूख करते हैं? नहीं देखें, जो हमने पहले देखें, हमारा पहले था कि हमने जब तक हमें इजाज़त नहीं मिलती, पहले हमने आपको 6 जुलाई को हमने पहले कोर्ट से इजाज़त ली, इन्होंने लास्ट मिनट पे इन्होंने जाके NOC हमसे विड्रॉ कर लिया। हमारी जमात का ये है कि हमने इजाज़त के बगैर हमने जलसा हमने कहा कि नहीं करना, ताकि इनको कोई मौका ना मिले, क्योंकि इनको पता है कि ये तो वो है ना रोंडू बच्चे हैं, इनको कोई मौका चाहिए होता है कि कोई ना कोई खप पड़ जाए ज़रूर। ठीक है, हमने कहा कि हम वो पूरा कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें NOC दे दिया। और आप जानते हैं 21 अगस्त को वो NOC विड्रॉ कर लिया जाता है। 21 अगस्त को अगले दिन जलसा होना है, उसके बावजूद हम कमिटेड थे कि हमने ये जलसा कर। तो लाहौर में क्या हुआ? और मैं इस्लामाबाद का बता दूं इनको, जो कह रहे थे कि लोग नहीं थे, और जो कंटेनर हैं, इतने कंटेनर हैं, मैं खुद परेशान हूँ। मुझे 1 घंटा लगा मोटरवे से आज यहाँ तक पहुँचने में, जो लोगों को तंगी है। तो अगर मेरे भाई अगर कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप लोगों को जलसा करने दें। हम जलसा कभी भी मनसूख नहीं करेंगे। हम ये चाह रहे हैं, देखें इतनी सख्ती सिर्फ एक जमात को, तलत साहब, एक जमात को जलसा करने की इजाजत नहीं है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इतनी सख्ती? NOC बहुत सख्ती होती है। कौन सी NOC क्या सख्ती होती है? अब आपने कमिट किया कि 8 को आपने करना है। जी बिल्कुल। NOC और नो NOC इन्होंने भी कमिट किया है कि हम आपको 40 नुकात 40 के 40 अगर पूरे हुए, अगर पूरे हुए, बिल्कुल आप करें जलसा। वो नुकात तो 14 नुकात कभी पूरे नहीं हुए, 14 नुकात नहीं पूरे, 40 वो अगला मेरा पॉइंट, लाहौर में क्यों कर दिया? मेरा अगला पॉइंट है, नहीं वो तो हमारा देखे ना, हमने कहा कि पहले इस्लामाबाद का करेंगे फिर हम लाहौर में करेंगे, क्योंकि अब वो हमारा जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो हम करेंगे लाहौर में। अब आप परेशान ना हो, आपको परेशानी जलसे से है, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात इन्होंने लोकल बॉडीज की बात की। मैं आपको बात बता दूं, मेरा भाई को शायद पता नहीं है, या शायद मेरे से ये छोटे होंगे उम्र में, वो ये है कि नूनी वो वाहिद जमात है जिसने कभी बल्दियाती इंतखाब बहुत शाज़ो नाज़र, और वो जो 2015 में करवाए थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे करवाए थे, वो 13 में करवाने थे इन्होंने नवंबर के अंदर। मैं इनको इनकी याद दहानी के लिए करा दूँ। फिर ये इन्होंने 2015 अक्टूबर को करवाया इलेक्शन, और आपको पता है कि जो लोगों ने हलफ उठाया, ये भी एक रिकॉर्ड है दुनिया की तारीख का, वो हलफ उठाया लोगों ने जनवरी 2017 के अंदर जाके। और आपको पता है इन्होंने कोई इख्तियारात, वो डमी सारे लोग थे, उनके कोई इख्तियार नहीं था। फैसलाबाद जैसा शहर, मैं आपको अपने शहर की बात बताता हूँ, जो टोटल बजट जो इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों को दिया था वो 4 से 5 अरब रुपए का था। अब मेरा ख्याल है उसमें आधी से ज़्यादा तनख्वाहें थी। बजट तो तब होगा ना जब इलेक्शन होंगे। आप कह रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन से भाग जाना, वो कहते हैं हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन वैसे मैं बैरिस्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बहुत एक गहरा तस्वर है कि ये तो जलसे कैंसिल करने पर बहुत तेज़ हैं, और आप इनके जलसे के खौफ में कंटेनर लाने पर बहुत तेज़ हैं। आप सारे इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर देते हैं, आप शहरों को बंद कर देते हैं, स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, बहाना कोई भी हो। इनका पॉइंट वैसे जेन्युइन है, मतलब इनको करने देना जलसा। मोटरवे के ऊपर अगर नहीं था तो मोटरवे के ऊपर कंटेनर लगा दिए गए थे। ये मैं इनको बता रहा हूँ। मैं इसी को एड्रेस करूंगा। देखें, आप दोनों की बातें बिल्कुल
कंटेनर से बजाते ख़ुद भी मुझे शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन एक सिक्योरिटी सिचुएशन थी और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ ये कहते हुए, इनकी शायद खाम ख्याली थी कि इनको रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए थे। आज बताएं ना, इनका तो जलसा नहीं है लेकिन आज भी कंटेनर्स लगे हैं। देखिए, किसी अनटूवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए कोई ऐसे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब यूटिलिटी स्टोर्स का वो तमाम तर वो एक धरने का सारा सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले इनके लिए कंटेनर्स नहीं थे। कंटेनर्स वो एक सेंसिटिव नेचर का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और उसके साथ साथ जो एक मजहबी जमातों का एहतजाज था उस हवाले तो अगली मरतबा जब ये जलसा करने लगे और अगर आपने कंटेनर लगाया तो फिर मैंने आपका ये शॉट जो ना बार बार चलाना है लोगों के सामने कि वो कह रहे थे कि इनके लिए कंटेनर लगे। इनके लिए तब कंटेनर लगेगा जब ये इंतशार तहश दे के इंतशार फैलाने की आड़ में अगर लोगों को लेके आएंगे। जो साहब आपकी जमात का बयानिया, आप हमेशा इनके बारे में इल्ज़ाम लगाते हैं इन पर कि ये इंतशार फैलाते हैं या फसाद फैलाते हैं, लिहाजा इनको हमने इस्लामाबाद में आना ही नहीं देना। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आपको इनसे कोई खतरा नहीं है, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो चाहे चलें, आपको आप रीअश्योर्ड नहीं फील कर रहे हो। और आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेरे भाई को भी ये एश्योरेंस मिली है। हमने कहा इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए। ये हमसे एश्योरेंसेस ले रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। वैसे आप मानेंगे इलेक्शन? अच्छा, मेरी बात सुनिए, देखिए मैं बताता हूँ, ये बड़े कॉमिक कमेंट्स आ रहे हैं। वैसे ये जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, इन्होंने 13 माह इन्होंने पंजाब और KPK की प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाए थे। 6 माह इन्होंने, और जो आईनी मुद्दत 90 दिन की थी, 6 माह इन्होंने वो इलेक्शन नहीं करवाए। चलो वो तो गुजर गया ना। नहीं, अब देखिए गुजर गया। देखिए एक बंदे का एक पूरा पास्ट होता है, उसी से उसके फ्यूचर का पता लगता है ना कि इन्होंने करना क्या है। ठीक है ना, हमें इनका पता है इन्होंने करना क्या है। मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है ना, उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है ना, शायद इनको याद नहीं है, उमर अता बंदियाल साहब जी, इनको याद नहीं है, आपको भूलते नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई ने उन्हें याद नहीं आते तो आपको बोल देंगे। भाई ने बिल्कुल बात अच्छी की। मेरी बात तो सुनिए, आप करें, बात सुनिए। देखिए मैं इस पे एक पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट करें, पहले मेरा एक पॉइंट तो सुन लें आप। सुने। अच्छा जी, वो उन्होंने कहा जी, और अच्छा मुझे बात बताएं कि उसमें गलत क्या चीज़ थी। एक ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ थी कि इलेक्शन कितने दिन में होते हैं, मुझे आप बता दें। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन, और अगर उससे पहले तो 90 दिन। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस मेरे भाई है नहीं है। इन्होंने उस पर कहा, और उन्होंने बार बार कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हमें तो पैसे ही नहीं मिल रहे। इन्होंने आज बड़ी मासूमियत से कह दिया, वो तो जी इलेक्शन कमीशन का काम है, हमें तो पता ही कुछ नहीं, हम तो ऐसे सो रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो कहता है हम वो कर लेते हैं। इन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, और इन्होंने बार बार कोर्ट ऑर्डर को डिफाई किया, और कोर्ट ऑर्डर के आइन को इन्होंने तोड़ दिया। इन्होंने ये उस वक्त हुकूमत में थे जी, बिल्कुल। मेरे भाई पहली तो बात है कि पास ये 8 अगस्त को इन्होंने असेंबली डिसॉल्व किया। उससे पहले जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, वैसे तो अब जो आप जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि अभी हुकूमत में है कि नहीं है, मैं उस तरह बात नहीं कर रहा। कोई ऐसा इशारे में दो बातें मैं सिर्फ बड़े क्विकली ये 2 बातें करूंगा। पहली बात, मेरे भाई ने कहा कि अपने ट्रैक रिकॉर्ड से पहचाने जाते हैं। आप कहते हैं कि उनको इस्लामाबाद जलसा क्यों ना करने दिया जाए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो आपको पता है। 9 मई, 25 मई, खाली 9 मई नहीं, 25 मई भी, और वो इस्लामाबाद में ही है। दूसरी उन्होंने बात की कि यहाँ पे जो इलेक्शंस नहीं कराए, आइन को डिफाई किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया। मेरे ख्याल से ये भूल गए जो रूलिंग पास की थी और जिस तरह असम्बलियों को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व करने की कोशिश की थी कासिम सूरी साहब ने। सो हैज ही फॉरगॉटन ऑल ऑफ दिस? वो रिकॉर्ड वैसे आपका भी ताबनाक नहीं है एहतजाज के बारे में। और वो जो जजमेंट थी, सुनिए मेरी बात को, देखिए हमने मेरी बात तो सुनने मेरे भाई, अगर वो रूलिंग नहीं थी कि ना, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक रूलिंग दी, ठीक है ना, बस यार बात तो करने देना। हमने एक रूलिंग दी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की सरबराही में बेंच था, जब रिटायर हो चुके हैं। और सर सुन तो ले बड़े वहां पे कागज लगाए गए कि देखें जी वो हो गया, और उनकी जजमेंट थी कि आपने इलेक्शन करवाना है। मेरी बात सुने, ये ऐसे नहीं हो सकता। मैं इनको तो इनका एक माजी है कि इनको सिलेक्टिव इंसाफ पसंद आता है। उसी जज का मैं बता रहा हूं कि वही चीफ जस्टिस थे, उन्होंने रूलिंग आपकी फेवर में दी, जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से आपकी PDM की वो हुकूमत बनी जिससे पाकिस्तान की मईशत का बड़ा। लेट मी आस्क यू दिस कि इस्लामाबाद के इंतखाबात आपकी नज़र में, बल्दियाती इंतखाबात वाक़तन क्या टेस्ट केस होंगे ये जानने के लिए कि इस ताकत के शहर में जहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं उसमें सियासी तौर पर किसका डंका बचे? इज दैट गोइंग टू बी लिटमस टेस्ट आपके ख्याल में, या थोड़ा सा हाइब्रिड? आई थिंक ये एक बड़ा गलत एक लिटमस टेस्ट का तरीका है चेक करने के लिए कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक, बिकॉज इस्लामाबाद
को रख के या उसके रिजल्ट्स को देख के आप पूरे पाकिस्तान को नहीं देख सकते, बिकॉज इस्लामाबाद तो आम जबान आम फहम में यहाँ पे जो सफारतकार बैठे हैं वो कहते हैं इस्लामाबाद इज एक्चुअली 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द रियल पाकिस्तान। तो असल पाकिस्तान जो है वो आप सिंध में देखें, केपी में देखें, आप पंजाब में देखें, आप जीबी में देखें, आप आज़ाद कश्मीर में देखें, आप बाकी बलूचिस्तान में देखें, ये तमाम लेकिन वहां पर जितने इवेंट्स, मैं इसमें से कह रहा था कि जितने नेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स हुए हैं 9 मई की प्लानिंग आपके मुताबिक, इनके ख्याल के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो तमाम के तमाम इस्लामाबाद से कनेक्टेड, तो इस वजह से इस्लामाबाद डज हैव अ सिग्निफिकेंस, बट यू आर सेइंग कि इसको मयार नहीं बनाए। आई थिंक इसको मयार और कोई किसी किस्म का पैरामीटर जो है बनाने ये अब ये मफरूजा बना लें कि हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो आपके लिए कितना नहीं, देखें हम तो इंशाल्लाह ताला हैंड्स ऑन ये इलेक्शन जीत जाएंगे, जैसे हमने 8 फरवरी को जीता। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन करवाने से घबरा रहे हैं, मेरा ख्याल इनका फॉर्म 47 पे जानते हो, इनका इत्मीनान उठ गया या उसकी तैयारी नहीं भी फॉर्म 47 की, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब आप तवा फैसलाबाजी तवा लगा रहे हैं। ये तवा क्या है, ये फैक्ट है। अब मुझे बात बताइए, ये फैक्ट है। देखिए अब मैं आपको पतन की रिपोर्ट कोट करूंगा, जो रिपोर्ट हुई मैं भी कोट करूंगा, मैं भी कोट करूंगा। आप पहले करें, ये पहले करें फिर मैं करता हूं। भैया मैं कोट करता हूं। आपने पतन की रिपोर्ट करनी है, उन्होंने पाक पतन की रिपोर्ट कोट कर दी। नहीं मैंने पतन ही की करनी है। देखिए फिर आप देखिए, आपने वही काम किया ना। देखिए आप मुझे कह रहे थे, मुझे उनको पता नहीं, मुझे उनको पता है उन्होंने कौन सी रिपोर्ट कोट कर देनी आगे से। अच्छा चलिए आप उनको रहने दो, उनको पतन की रिपोर्ट है। 3 हल्के केपीके के उन्होंने कहा कि बेशुमार बेज़ाब्तियां यहाँ। चले जी आप बात सुने। अब मैं कहता हूँ आप NA1 से शुरू करें, आप हल्का बताएं, शुरू करें केपीके जहाँ पे खत्म होता है। हल्का बताएं यार, ये 47 का वकील साहब जो एक स्ट्रक्चर है वो जमीन बोस हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना सर, NA1 से शुरू करें। आपकी तो वहां पे जमानतें जब्त हुई हैं, तो पार्टी रजिस्ट्री नहीं करती 6 डिस्ट्रिक्ट के बाद। लेट्स स्टार्ट विद NA1 एंड लेट्स कम ऑल। चले जी मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये आज ये करें। देखिए मैं बात सुने, ये आज कमिट करेंगे ये तो 3 हल्के हैं ना, ये कहते हैं कि केपीके के ये 3 हल्के, भाईजान हमें तो इतराज ही कोई नहीं है, आप 10 हल्के खुलवाएं। तो मैं ये कह रहा हूं, आपके लोग तो खेले में भाग जाते हैं जब हम कहते हैं कि हल्का खोल लें। इस्लामाबाद के 3 हल्के क्लासिक हैं। मुझे सवाल का जवाब देते जाएं, तो आपके ख्याल में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का सियासी इंपैक्ट आपकी नजर में क्विकली क्या है? वो ऑब्वियसली देखें उतना ही है जितना बात सुने। इस्लामाबाद में ये बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल गैर मकबूल है पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में स्पेशली ये बहुत गैर मकबूल है। जो 8 फरवरी में इनके साथ हुआ, ये कभी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि देखें, अगर ये इस तरफ जाते हैं, इनको पता कि जो महंगाई है इंपॉर्टेंट है या नहीं, मुझे ये बता दें, मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली इलेक्शन तो हर इलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जिसने जीतना होता है, जिसने हारना होता है, वो उसे बचना होता है। यही तो चीज़ है सारी। देखें अगर आपकी गेंद आपके बल्ले पे आ रही है तो फिर तो आप चाहेंगे कि बॉलिंग जल्दी हो। अगर आपको समझ ही नहीं आ रही गेंद कहाँ पे करके कहाँ जा रही है, तो फिर तो आप बचना चाहेंगे ना। फिर तो आप चाहेंगे मैच ड्रॉ ही हो जाए या बारिश ही हो जाए, मैच कैंसिल ही हो जाए। मैच कैंसिल के चक्करों में आई विल लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।